विष्णु ही है। मैं एसडीआरएफ जोधपुर से हूँ और मैंने भी इसमें आपदा प्रबंधन में जो बेसिक और जो एडवांस कोर्स हैं वो मैंने काफ़ी कोर्सेज किए हैं और अभी हमारे जो ट्रेनिंग है वो रेगुलर मतलब होती रहती हैं। अभी मैंने रिसेंटली जो महाराष्ट्र है वहाँ पे मैंने ये रोप रेस्क्यू का कोर्स किया है और स्विमिंग का, वाटर रेस्क्यू का और ये एमएफआर का, फर्स्ट एड का, सीपीआर का, ये मेरे सब एडवांस कोर्स किए हुए हैं। तो अभी मैं इस 20-25 मिनट का जो सेशन होगा, इस सेशन के दौरान आपको जो CSSR ऑपरेशन होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। ये जो CSSR ऑपरेशन होता है इसमें आपका काम कम रहता है, हमारा काम ज़्यादा रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके बारे में आपको भी थोड़ी जानकारी हो। जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं हो तो आप हमारी हेल्प करें, या आप कहीं मतलब ऐसी स्थिति में हो, आप ऐसी सिचुएशन में हो और हम वहाँ नहीं पहुँच पाएँ, तो वहाँ पे आप अगर हो तो आपको क्या करना है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए हम आपको इस सेशन के बारे में बातचीत करेंगे। अगर आपकी कोई क्वारी हो तो आप मुझे बीच में रोक के पूछ सकते हैं, उसके बारे में आपको बता दूंगा। सबसे पहले है कि CSR है क्या। मतलब CSR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू। अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, अगर कोई बिल्डिंग भूकंप से गिर गई है तो उसके अंदर रेस्क्यू कैसे करते हैं, कैसे अंदर घायल व्यक्ति हैं उनको कैसे निकालना है, कैसे उनके पास हम जाएंगे, तो इसके बारे में जो पूरी जानकारी है वो CSR ऑपरेशन के दौरान ही हमें मिलती है। सबसे पहले इसमें यह है कि ये ऑपरेशन होता है ये क्यों किया जाता है। इसमें यह है कि ये ऑपरेशन है, कोई भी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है और वहाँ हमारी टीम पहुँचती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने ऑपरेशनल फेज होंगे, कौन कौन से मेंबर काम करेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट हम काम में लेंगे, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये एक फ़ोटो है कि बिल्डिंग कैसे कोलैप्स होती हैं। आपने देखी होगी खूब सारी बिल्डिंग कोलैप्स होती है। अभी रिसेंटली जो सीरिया और आपने जो टर्की है वहाँ पे आया था भूकंप और हमारी जो NDRF टीम है वो वहाँ पे गई थी और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। जो हमारे माननीय PM हैं वो उन्होंने भी उनको बुलाया था और उन्हें एक अच्छा भोज भी दिया था उसके उपलक्ष्य में। उसके बाद है CSR का स्क्वाड। CSR का स्क्वाड होता है, उसमें मेनली जो हमारी टीम होती है वो CSR में 6 लोग काम करते हैं, 6 लोग काम करते हैं। उसमें एक तो होता है स्क्वाड लीडर, वो मोस्टली जो हेड कांस्टेबल रैंक होते हैं वो होते हैं, और जो रेस्क्यूअर्स होते हैं वो कांस्टेबल रैंक के होते हैं। उसमें जो मेन होता है एक तो रेस्क्यू स्पेशलिस्ट होता है और बाकी होते हैं जो रेस्क्यूअर होते हैं, और एक ही रेस्क्यूअर L लिखा हुआ है वो लॉजिस्टिक होता है। वो जो हमारे पास सामान होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनका ध्यान रखता है। जैसे सभी लोग अगर काम करने लग जाएंगे तो इक्विपमेंट के कौन ध्यान रखेगा। जो इक्विपमेंट है उनका ध्यान रखता है। उसमें फ्यूल चाहिए तो फ्यूल डालता है। जैसे हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिक होते हैं और पेट्रोल से चलते हैं, और जो डीजल है उससे चलते हैं, तो उसमें वो फ्यूल डालेगा, उनको तैयार करेगा, कैरी करके रखेगा, और जब भी टीम को ज़रूरत होगी वो देगा। तो जो उसका जो स्क्वाड लीडर होता है वो उनको पूरों को कंट्रोल करेगा, वो उनको ये वो बताएगा उनको जो काम है कि आपको ये काम करना है, ऐसे करना है। जो स्क्वाड लीडर होता है वो क्या करेगा, ये CP का अर्थ होता है कमांड पोस्ट और EOC का अर्थ होता है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। जो स्क्वाड लीडर होगा वो इनके कमांड में रहेगा, उनसे रेगुलरली बातचीत में रहेगा। मोस्टली हम काम करते हैं तो वॉकी टॉकी होता है, वायरलेस सेट आपने देखा होगा पुलिस के पास यूज़ होता है, तो हम उससे कम्युनिकेशन कर लेते हैं। एक हमारे पास बेल होता है, माइक होता है छोटा, तो वो भी हम हमारे पास में रखते हैं। जो रेस्क्यू का जो टीम का लीडर होगा वो अपने पास रखेगा, तो उसके द्वारा वो बातचीत करेगा। एक वो जो भी उसको जो आदेश मिलेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो उनको वो उनसे काम करवाएगा। जो रेस्क्यूअर है उनमें काम बांट देगा। जैसे हम 6 रेस्क्यूअर हैं, 2 रेस्क्यूअर को बोल देगा कि आपको ये जो विंडो है, खिड़की है, ये काटनी है। जो 2 है उनको बोला कि आपको अंदर जाके विक्टिम को लेके आना है। और जो नेक्स्ट रेस्क्यूअर है उसको बोल देगा अगर विक्टिम के कोई चोट है तो उसको थोड़ा फर्स्ट एड करके जो मेडिकल पोस्ट पे आपको पहुंचा के आना है। उसके बाद होता है ये T के अर्थ होता है टूल और इक्विपमेंट होता है कि असाइन, वो जो मतलब जो इक्विपमेंट काम आते हैं। जैसे हम यहाँ पे आए और खिड़की काटनी है और खिड़की काटने की इक्विपमेंट हम लेके भी नहीं आए तो हम मतलब कैसे काम कर पाएंगे। तो वो जो टीम कमांडर होगा वो सबसे पहले ये देखेगा कि वहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, कैसी बिल्डिंग है, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, ये सब काम टीम कमांडर का होता है। मॉनिटर वर्क रोटेशन, वो एक ही व्यक्ति को बार बार एक काम नहीं देगा। अगर मेरे को ये दीवार काटने का काम देगा तो मैं आधे घंटे में थक जाऊँगा, तो ये जो टीम कमांडर होगा वो चेंज करता रहेगा कि मैंने 20 मिनट काम किया, फिर मेरे को रेस्ट देगा। जो मेरा दूसरा पार्टनर है उसको बोलेगा वो काम करे। तो इस प्रकार कार्य करते हैं। उसके बाद होता है रेगुलरली अपडेट देगा और एक सेफ्टी ऑफिसर भी रखेगा। जो सेफ्टी ऑफिसर होगा वो ये ध्यान रखेगा
पूरी टीम का ध्यान रखेगा। पूरी टीम में एक सेफ्टी ऑफिसर होता है, वो ये ध्यान रखेगा कि जहाँ टीम काम कर रही है वहाँ हजार्ड्स मटेरियल तो नहीं है, वहाँ अगर आफ्टर शॉक आ रहे हैं, भूकंप आया है, उसके कुछ टाइम बाद आफ्टर शॉक आते हैं, वापस वो भूकंप के झटके आते हैं, कहीं आफ्टर शॉक तो नहीं आ जाएंगे, या फिर जो बिल्डिंग जो काट रहे हैं दीवार वो नीचे तो नहीं गिर रही है। ये सब काम हमारे सेफ्टी ऑफिसर का होता है। हमारी टीम में एक सेफ्टी ऑफिसर होता है, वो सारी टीम की सेफ्टी का ध्यान रखता है। उसके बाद होता है वो सारे जो काम किया है उसकी जो लॉग है, जो इवेंट्स एक्शन है, जो एक्सपेंडिचर है, जो इक्विपमेंट खर्च हुए हैं, क्या क्या उसमें लगे हैं, पेट्रोल कितना खर्च हुआ है, डीजल कितना खर्च हुआ है, ये सारी जानकारी टीम लीडर ही रखेगा। उसके बाद रेस्क्यूर होता है। रेस्क्यूर का काम ये होता है कि जो टीम लीडर काम दे वो काम करे, और जो एकदम सही और सेफली के साथ जो इक्विपमेंट है वो यूज़ करे। और अगर और कुछ अगर इक्विपमेंट की ज़रूरत हो तो जो टीम लीडर होता है उससे टीम की मांग करे कि अगर मान लो हमारे पास इक्विपमेंट है, हम आपको कल दिखाएंगे सारे इक्विपमेंट की, अगर उसमें फ्यूल कम है तो वो फ्यूल की मांग करे। अगर इमरजेंसी फ्यूल चाहिए तो ये तो है नहीं कि हमने बोला और फ्यूल आ गया, हमें पहले आधा घंटे पहले बोलना चाहिए कि फ्यूल है जो हमारे समाप्त होने वाला है, तो आप फ्यूल मंगवाएं। ये चीज़ याद रखेगा। उसके बाद ये ऑपरेशन फेज होते हैं। जैसे हमारी टीम मान लो पूरा ऑपरेशन करती हैं, जैसे यहाँ पे अगर मान लो जोधपुर में भूकंप आया है और हमारी टीम जोधपुर में ही है, तो वो ऑपरेशन फेज़ में काम करेगी कि कैसे कैसे मतलब काम करते हैं। इसके बारे में ये 5 ऑपरेशन फेज़ हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे फर्स्ट फेज़ है प्रिपरेशन का फेज़ है, ये है आपदा आने से पहले का फेज़। तो उस समय हमारी टीम होती है सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर, जो टीम मेंबर है उसमें टीम मेंबर का सिलेक्शन करना। ये है जैसे हमारे यहाँ जोधपुर में सिस्टम क्या होता है, हमारे एसडीआरएफ में, राजस्थान एसडीआरएफ में होता है, हमारी एक टीम एनी टाइम स्टैंड टू रहती है। एक टीम जो व्हीकल है वो बिल्कुल रेडी पोजीशन में रहेगा, सारे इक्विपमेंट है वो उसके अंदर रहेंगे, और एक टीम हमारी जो वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल में वहीं रेस्ट करेगी। मतलब उसमें 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है। 12 घंटे जैसे हमारी टीम स्टैंड टू रहेगी तो हम 10 लोग यहाँ रेस्ट करेंगे एनी टाइम। जैसे ही हमारे पास कॉल आया या हमारे पास मेल आया तो हमारी टीम वहाँ से पूरी लेके जानकारी लेके डिटेल लेके और रवाना हो जाएगी। तो इस प्रकार हम रहते हैं। और जो ट्रेनिंग ऑफ टीम मेंबर्स, जो हमारी ट्रेनिंग है वो हम रेगुलरली जारी रखते हैं। उसके बाद है पीपीई। पीपीई का अर्थ होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जहाँ हम जाएंगे वहाँ पे हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो हमारे लिए हेलमेट ज़रूरी है, हमारे लिए प्रोटेक्शन के शूज़ ज़रूरी है, हमारे लिए हैंड ग्लव्स ज़रूरी है, अपने आई प्रोटेक्शन ये हमारे लिए आवश्यक है, डस्ट मास्क ये हमारे लिए चाहिए। तो ये सारे पीपी होते हैं। उसके बाद है मेंटेनिंग टी एंड वर्किंग कंडीशन। जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो सारे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे बोट लेके आ जाए, जैसे यहाँ फ्लड आ गया, बाढ़ आ रखी है, हम बोट लेके आए और वो बोट स्टार्ट ही नहीं हो तो फिर वो किस काम की। इसलिए हम जो हमारे इक्विपमेंट है वो सारे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। उसके बाद है मैक जनरल ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट। जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो बिल्कुल रेडी होना चाहिए। जो हमारे पास बस हैं और अपने ट्रक भी हैं, हमारा जो सामान है वो हम ट्रक में रखते हैं, बाकी जो मेंबर्स टीम के मेंबर्स होते हैं वो बस से जाते हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड फेज है वो है एक्टिवेशन का फेज। इसमें होता है कि अगर आपदा आ गई है और हमारे पास कॉल आया है कि बाड़मेर में इस प्रकार की ये घटना हो गई, आपको टीम भेजनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। हम मांग करेंगे हमारे लिए व्हीकल चाहिए, तो व्हीकल हमारे पास होता है। उसके बाद पैक एंड लोड इक्विपमेंट उसमें लोड रहते हैं। उसके बाद नोटिफाई टीम मेंबर्स की नोटिफाई होते हैं। हमारी जो लिस्ट होती है व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही डाल देते हैं कि ये मेंबर अभी ड्यूटी जाएंगे। उसके बाद होता है ऑब्टेन इन्फॉर्म कि वहाँ पे किस प्रकार की आपदा आई है, कि वहाँ पे एक आपदा का प्रकार क्या है, लोकेशन क्या है, वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, और वहाँ पे कितने विक्टिम हुए हैं घायल। अगर वहाँ पे बहुत बड़ी आपदा है, 25-30 लोग वहाँ पे कोई बाढ़ आई उसमें बह गए, तो और हम 10 लोगों की टीम लेके जा रहे हैं तो वो सफिशेंट नहीं है, तो हम वहाँ पे 1-2 टीम और बुला लेंगे कि हमारे पास और ज़्यादा टीमें चाहिए। इस प्रकार की हम वहाँ पे, और जो टीम मेंबर्स हैं उनको ब्रीफ कर देंगे। पहले हम वहाँ पे जो भी एसएचओ होता है, थाना अधिकारी होता है, वहाँ पे जो एसडीएम साहब होते हैं या एडीएम साहब होते हैं, उनसे हम बात कर लेंगे कि वहाँ पे किस प्रकार की घटनाएं, कितने लोग फंसे हुए हैं और हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, ये हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। जानकारी लेने के बाद जो भी टीम मेंबर्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं कि ये इस प्रकार की है सिचुएशन और हमें ये काम करना है। और उसके बाद में होता है ऑपरेशन में फर्स्ट सबसे पहले होता है इनिशियल असेसमेंट, कि वहाँ पे हम जाएंगे और सरफेस नहीं अपने असेसमेंट करेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या है, घटना क्या है और अभी हमें कैसे काम करना है। यहाँ पे हजार्ड्स तो नहीं है, मान लो अगर रिवर है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और उसमें हमने बोट उतार दी तो हमारे भी बहने का खतरा रहेगा। तो हम पहले वहाँ जाने के बाद इनिशियल असेसमेंट करेंगे, पहले आकलन करेंगे। और उसके बाद होता है
जो स्टेप फर्स्ट है उसमें होता है कि सीन है, तो उसमें जो वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ है और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पे ये हुई है घटना, तो किस प्रकार के सीन हुए पहले, मतलब कि कितने लोग अंदर थे पानी में, कितने लोग कहाँ पे थे। जैसे मान लो कोई नाड़ी या तालाब होता है, तो वहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ डूबा है और हम उसको पूरे तालाब में ढूंढ रहे हैं, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इससे अच्छा कि वहाँ के लोकल लोग थे जो उस समय पास में थे, बाई स्टैंडर्ड थे, उनसे हम पूछ लेंगे कि कहाँ पे था और कहाँ डूबा। तो अगर ये हमारे लिए काम करने का और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और उसके बाद है सर्च एंड लोकेट, कि जो भी विक्टिम है, विक्टिम हम घायल व्यक्ति को विक्टिम बोलते हैं, कि वो भी व्यक्ति कहाँ पे है और कैसे उसको निकालना है। फिर उसके बाद होता है गेन एक्सेस एंड द विक्टिम, कि विक्टिम के पास कैसे पहुँचेंगे। उसके बाद है जो विक्टिम है उसको स्टेबलाइज करना, अगर उसके चोट लगी हुई है तो उसको स्टेबलाइज करना, या पानी में डूबा है तो उसको बाहर निकालने के बाद उसके क्या फर्स्ट एड होते हैं, तो वो हम ट्राई करेंगे। ये BLS का अर्थ होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये हमारे पास होता है। हम नॉर्मली जो ये हम MFR बॉक्स लेके जाते हैं, इसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर भी होता है और हमारे पास फर्स्ट एड के सारे आइटम होते हैं। अगर उसको मान लो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हमने CPR दिया और उसकी पल्स वापस आ गई, तो हमारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, हम उसके द्वारा उसको ऑक्सीजन भी सप्लाई दे देंगे ताकि वो हॉस्पिटल पहुँचे, तब तक वो अच्छी स्थिति में रहे। और उसके बाद है एक्सट्रीकेट पेशेंट को हॉस्पिटल भेजना। और उसके बाद होता है डीएक्टिवेशन एंड डीमोबिलाइजेशन, कि हमारा काम हो गया है, उसके बाद हम वहाँ पे कंफर्म करेंगे। वहाँ पे जो भी अथॉरिटी होगी हम वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी अधिकारी होता है, हमारे SDM वगैरह होते हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि अभी जो हमारी टीम है उसका काम कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद हम वहाँ से जो NOC लेके वहाँ से रवाना होते हैं। उसके बाद हम जो हमारे सारे इक्विपमेंट होते हैं, जो टूल इक्विपमेंट होते हैं, उनको सारों को काउंट करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट लगे और कौन कौन से काम आए, वो अच्छी स्थिति में है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे जो भी टीम मेंबर्स होते हैं उनके जो भी उनके पास पर्सनल आइटम होते हैं, जैसे हमने हैंड ग्लव्स यूज़ किए, जो यूज़ एंड थ्रो है वो यूज़ हुए, मास्क यूज़ हुए, या जो भी हमारे पास जो इक्विपमेंट यूज़ हुए उनकी हम लिस्ट बनाएंगे कि ये इक्विपमेंट यूज़ हो गए। उसके बाद है जो अरेंज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वह वापस आने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हम तय करेंगे। उसके बाद होता है पोस्ट ऑपरेशन एक्टिविटीज़, इसमें मेनली वो ये हमारे कैंपस में होगा। वहाँ से जहाँ हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है वहाँ से हम रवाना होकर वापस कैंपस आ गए। कैंपस आने के बाद ये होता है क्रिटिकल इंसिडेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसमें ये चीज़ होती है कि हमने वहाँ जैसे कोई कुआं है या कोई ऐसी घटना हुई जहाँ पे भूकंप आया और लोगों के हमने कटी हुई डेड बॉडी देखी, जैसे किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ है, वो हमने डेड बॉडी निकाली और हॉस्पिटल भेजी। तो कुछ लोग होते हैं उनमें ये मेनली प्रॉब्लम हो जाती है, जिन्होंने डेड बॉडी नहीं देखी या कभी ऐसे काम नहीं किया, तो उनमें ये अगर होती है दिक्कत उनमें, तो उनको वहाँ पे जो पुलिस लाइन का कैंपस है वहाँ उनको मूवी वगैरह दिखाएंगे या उनके लिए कोई अच्छा प्रोग्राम करेंगे, कल्चरल प्रोग्राम करेंगे, ताकि उनका स्ट्रेस दूर हो। अगर उनको लीव जाने की ज़रूरत है तो उनको छुट्टी भेज देंगे ताकि उनका वहाँ का स्ट्रेस कम हो जाए। और उसके बाद उनका जो मेडिकल एंड फिजिकल एग्ज़ाम होगा वो ले लेंगे कि उनके कोई मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है, फिजिकली प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद जो भी इक्विपमेंट है वो वापस स्टोर में जमा करवाएंगे, चेक कर लेंगे और वापस उसकी डीब्रीफिंग करेंगे कि ये जो हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई और हमने क्या मिस्टेक की जो नेक्स्ट टाइम हमें नहीं करनी चाहिए, और इसमें क्या जो दिक्कत आई, कौन कौन से इक्विपमेंट हम नहीं लेके गए जो लेके जाना चाहिए थे। तो एक तरह से वो रिव्यू होता है कि उसमें कौन कौन सी दिक्कतें आई। वो हमसे फॉर्म भरवाया जाता है, तो हम फॉर्म भर के दे देते हैं, वो ऑफिस में सबमिट करते हैं। एक जहाँ कहीं भी एक बहुत बड़ी घटनाएं होती है वहाँ पे एक पोस्ट सिस्टम होता है, इंसिडेंट कमांड सिस्टम, इसको ICS बोलते हैं। तो ये मेनली इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारी टीमें आती है। जैसे हमारे यहाँ मतलब केदारनाथ में हादसा हुआ तो वहाँ पे हमारी राजस्थान की SDRF भी गई, और मान लो UP SDRF भी गई, वहाँ पे जो हरियाणा पास में पड़ता वो भी SDRF गई, और NDRF भी आई, और अपने आर्मी भी आ गई, ITBP भी आ गई। तो उसमें क्या दिक्कत होती है, जो कम्युनिकेशन गैप स्टार्ट हो जाता है, जैसे काम करने का गैप है वो शुरू हो जाता है। जैसे मैं इधर काम कर रहा हूँ, मेरी मन मर्जी से मैं इनको निकाल रहा हूँ, जो आर्मी है वो कुछ और कर रही है, जो ITBP के लोग हैं वो कुछ और कर रहे हैं। इसलिए ये जो अपने भारत सरकार है तो उन्होंने ये इंसिडेंट कमांड सिस्टम बना दिया। इसमें ये होगा कि एक जो इंसिडेंट कमांडर होगा वो मोस्टली जो DDM होता है, जिला कलेक्टर, तो उसको बनाते हैं। जो सारी टीमें आएगी वो उनको आगे रिपोर्ट करेगी।
तो वो है ना टीमों को काम बांटेगा। जैसे मान लो राजस्थान एसडीआरएफ गई तो उनको बोल देगा कि आप फूड सप्लाई करो, जो घायल लोग हैं या जो अपने कैंपों में लोग आए हुए हैं उनको फूड सप्लाई करो। तो राजस्थान की एसडीआरएफ है वो सिर्फ फूड सप्लाई करेगी, वो एक काम करेगी। जैसे अपने आईटीबीपी है तो उनको बोल देगी कि आप मेडिसिन सप्लाई करो, जिन जिनको टेबलेट्स चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ये हमारी डॉक्टर्स की टीम है, इनको आप साथ ले जाओ, सप्लाई करो। और जैसे मान लो जो एनडीआरएफ है उनको बोल देंगे कि आप घायल व्यक्ति है उनको निकालो, और जैसे आर्मी है उनको बोल दें कि घायल व्यक्ति को निकालने के बाद आप उनको हॉस्पिटल लेके जाओ। तो ये क्या होगा, काम का स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। पानी की बोतल मंगानी है तो हम तो ले नहीं पाएंगे, जैसे एसडीआरएफ है उनके पास तो पानी की बोतल है नहीं कि वहाँ पे सप्लाई करने के लिए, बिस्किट सप्लाई करने, तो हमारे पास तो है नहीं। तो हम जाके फाइनेंस जो सेक्शन होगा उनको बोलेंगे, वो वहाँ से बिस्किट देंगे, वो बिस्किट सारे सप्लाई करने वहाँ पर। फिर ये स्क्वाड लीडर है, ये सारा ऑपरेशन सेक्शन को मान लो वहाँ पे बोलेगा। और इसमें ये होता है इंफॉर्मेशन ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर और लाइजन ऑफिसर। ये जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा वो वहाँ का लोकल ऑफिसर होगा, वो वहाँ की सारी जानकारी देगा। जैसे हमारी टीम यहाँ से राजस्थान से उत्तराखंड गई है तो वहाँ की हमें जानकारी ध्यान नहीं है, क्या काम करना है, कौन सी लैंग्वेज है, कैसे काम करना है, ये हमें ध्यान नहीं है। तो हम जाके जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उनसे जो भी जानकारी लेनी होगी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से लेंगे। सेफ्टी ऑफिसर है वो पूरी जो टीम जितने भी काम कर रही हैं सब टीमों की सेफ्टी का ध्यान रखेगा। उसके बाद जो लाइजन ऑफिसर है वो जो सब टीमें आई है उनमें लाइजन स्थापित करेगा। जैसे कोई टीमें आई है उनके लिए खाने की, रहने की व्यवस्था, उनके लिए फ्यूल की व्यवस्था, वो सारे ये काम करेगा। तो ये इंसिडेंट कमांड सिस्टम इसलिए बनाया है कि सारी टीमों में जो काम का सामंजस्य है वो बना रहे और फास्ट काम हो और लोगों को जल्दी रिलीफ मिले। जो भी घायल लोग हैं, विक्टिम्स हैं, उनको जल्दी निकालें और जल्दी उनको हॉस्पिटल पहुँचाएँ, ये इसलिए बनाया गया है। इसमें ये काम करने का चार्ट है, ये इंसिडेंट कमांडर है, उसके नीचे सेफ्टी ऑफिसर होता है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, फिर ये लाइजन ऑफिसर होता है, ये सारे ऑपरेशन सेक्शन और लॉजिस्टिक सेक्शन होगा। उसके पास जो टीमें हैं वो स्टैंड टू रहेगी। जैसे हम 10 टीम लेके गए और 10 टीम को भी काम में लगा दिया और 10 टीम ने लगातार 10 घंटे काम किया तो वो थक गए, दूसरी टीमें नहीं आई, तो हम कैसे रेस्क्यू को स्टार्ट कर पाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं वो कभी बंद नहीं होते हैं, डे और नाइट चलते रहते हैं। तो इसलिए अगर 10 टीमें आई तो लॉजिस्टिक सेक्शन होगा वो 5 टीमों को काम पे लगाएगा, 5 टीमों को अपने पास रखेगा, इस प्रकार काम करेंगे ये। उसके बाद जो बिल्डिंग कोलैप्स होती है वो किस टाइप होती है, इसमें 4 टाइप होते हैं। एक तो कैंटिलीवर होता है, एक लीन टू होता है, एक पैनकेक होता है और एक वी शेप होता है। कोई भी बिल्डिंग अगर नीचे गिरेगी, अगर भूकंप आएगा कोई बिल्डिंग गिरेगी तो ये 4 टाइप हैं, इसी में गिरेगी। सबसे पहले होता है ये कैंटिलीवर में इस टाइप गिरेगी बिल्डिंग, जैसे यहाँ से गिरी, ऐसे गिरी, मतलब पूरी कंप्लीटली नहीं गिर रही है, ये ऐसे गिर रही है। इसमें थोड़े लोग कम घायल होते हैं। अगर हम वहाँ पे टीम लेके गए और हमने देखा कि जो बिल्डिंग गिरी है वो कैंटिलीवर टाइप गिरी है तो हम ये देख लेंगे इसमें लोग कम घायल होंगे, कम लोगों की मृत्यु होगी। उसके बाद होता है ये लीन टू, इसमें सबसे कम डेथ होती है लोगों की। लीन टू में क्या हुआ कि जैसे ये जो अपने आरसीसी है ये ऐसे लटक गई तो यहाँ पे ये वॉइड स्पेस खूब बचा हुआ है तो लोग यहाँ पे छुप सकते हैं, रह सकते हैं, लोगों की डेथ कम होगी यहाँ पे। उसके बाद होता है पैनकेक ये सबसे घातक ढंग है। अगर ये ऐसे गिरेगी तो पूरी एकदम कोलैप्स हो जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा लोगों